हेलो एवरीवन। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। निसंदेह खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। तारीख़-ए-फ़खरुद्दीन मुबारक शाही के लेखक फ़खरुद्दीन बार्थोल्ड आदि विभिन्न विद्वानों ने उन्हें तुर्क माना है। अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खलजी के नाम से पुकारा जाता था और जो जातियाँ उस प्रदेश में बस गई उन्हें खलजी पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन के वंशज उन्हीं जातियों में से थे जो 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उस प्रदेश में रहे, जिसके कारण उनका रहन सहन तथा रीति रिवाज अफ़गानों जैसे हो गए और भारत में उन्हें भ्रमवश अफ़गान समझा जाने लगा। परंतु तुर्क होते हुए भी एक दृष्टि से खलजियों की शासन व्यवस्था पिछले इलबारी तुर्कों की शासन व्यवस्था से भिन्न रही। दिल्ली के सिंहासन पर खलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। खलजियों का विद्रोह मुख्यतया भारतीय मुसलमानों का उन तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था जो दिल्ली की बजाय गौर और गजनी से प्रेरणा पाते थे। खलजी वंश के दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने से शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव हो गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सुल्तान के पद पर किसी एक विशेष वर्ग का आधिपत्य नहीं होता। जलालुद्दीन के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो जलालुद्दीन के पूर्वज पर्याप्त समय पहले भारत में आकर बस गए थे और तुर्क सुल्तानों की सेवा में थे। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से सर-ए-जानदार उर्फ शाही अंगरक्षक के पद को प्राप्त किया और बाद में समाना का सूबेदार बना। उस पद पर कार्य करते हुए उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। सुल्तान केकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाया, शाइस्ता खान की उपाधि दी और आरिज़-ए-ममालिक अर्थात सेना मंत्री का पद दिया। इस प्रकार जलालुद्दीन एक योग्य सेनापति था और केकुबाद के अंतिम दिनों में सेना मंत्री के पद पर कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त वह भारत में खलजी कबीले का प्रधान और दरबार के गैर तुर्की मुसलमानों के दल का नेता था। तुर्की सरदारों ने गैर तुर्की सरदारों की शक्ति को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सरदारों को कत्ल करने की योजना बनाई। उन सरदारों में एक जलालुद्दीन खलजी भी था। इस कारण उसने उन तुर्क सरदारों के नेताओं का विरोध किया और अंत में अपंग केकुबाद और क्यूमर्स उर्फ सुल्तान शमशुद्दीन को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया। 13 जून 1290 ईस्वी को केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी अथवा किलूगढ़ी के महल में जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने अपना राज्याभिषेक किया और सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के अवसर पर जलालुद्दीन 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था और वृद्धावस्था की दुर्बलता उसके चरित्र में प्रकट होने लगी थी। जलालुद्दीन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल न तो विवाह किया और न ही उसके अनुकूल उसकी महत्वाकांक्षा रही। जलालुद्दीन ने बलबन के संबंधियों और तुर्की सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उसने उनसे उदारता का व्यवहार किया। तुर्की अमीरों को उसने पहले की भांति ही अनेक पदों पर रहने दिया गया। दिल्ली का कोतवाल फ़खरुद्दीन ही रहा। कड़ा मानिकपुर की जागीर बलबन के भतीजे मलिक छज्जू के पास रहने दी गई और ख्वाजा खातिर को वजीर रहने दिया गया। परंतु उसने अपने संबंधियों और विश्वास पात्र सरदारों को भी महत्वपूर्ण पद दिए। उसने
अपने सबसे बड़े पुत्र को खान खाना, दूसरे को अरकली खान और तीसरे को कद्र खान की उपाधियाँ दी। उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन और अल्मास बेग को उच्च पद दिए। अपने छोटे भाई यगुर्स खान को सेना मंत्री, जिसको कि आरिज़ ममालिक कहा जाता है, वो इसके द्वारा बनाया गया, और अपने संबंधी अहमद चप को अमीर ए हाजिब का पद दिया। इस प्रकार से सुल्तान ने तुर्की अमीरों को संतुष्ट करने के साथ साथ शासन पर अपना नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था की। जलालुद्दीन ने अपनी बाह्य नीति में अपनी स्वाभाविक दुर्बलता का परिचय दिया। उसने विजय की इच्छा से केवल 2 आक्रमण किए। रणथंभौर चौहानों की सत्ता का केंद्र था और राणा हम्मीरदेव ने गौड़ और उज्जैन के राजाओं को परास्त करने में सफलता पाई थी। इस कारण से जलालुद्दीन हम्मीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। उस समय तक उसके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र खान खाना की शंकाजनक परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण से अपने दूसरे पुत्र अरकली खान को राजधानी में छोड़कर सुल्तान 1290 ईस्वी में रणथंभौर की ओर बढ़ा। मार्ग में सुल्तान ने जैन के किले को जीता और वहाँ के हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। सुल्तान की सेना के एक भाग ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसने उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को लूटा और मंदिरों को नष्ट किया। उसके पश्चात सुल्तान रणथंभौर के किले के सामने पहुंचा, जिसकी सुरक्षा का प्रबंध राजपूतों ने भलीभांति संभाला हुआ था। किले की सुदृढ़ स्थिति को देखकर सुल्तान उसी दिन जैन वापस आ गया और उसने अपने सरदारों से स्पष्ट कह दिया कि वह मुसलमान सैनिकों के जीवन के मूल्य पर किले को जीतने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। इस प्रकार से रणथंभौर को बिना जीते हुए सुल्तान जून 1291 ईस्वी में दिल्ली वापस लौट गया। 1292 ईस्वी में मंडोर पर आक्रमण किया गया और उसे जीतकर दिल्ली के अधीन कर लिया गया। तत्कालीन इतिहासकारों जैसे खुसरो, इसामी और इब्न बतूता ने जलालुद्दीन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ एक ने जलालुद्दीन को उदारता, क्षमाशीलता, निस्वार्थता आदि मानवीय गुणों से परिपूर्ण बताया है। उनके अनुसार 13वीं सदी में जब शासन केवल तलवार की शक्ति के आधार पर चलाया जाता था, तब उसने उसे अपने मानवीय गुणों के आधार पर चलाया और पर्याप्त सफल भी हुआ। जलालुद्दीन ने अपने राज्य में शांति स्थापित रखी, अनुशासन बनाए रखा, राज्य को समृद्धशाली बनाया और यह सब कार्य बिना आतंक की नीति को अपनाए हुए किए गए। उसके समय में शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुई और कुतुबुद्दीन अलवी, शाहदुद्दीन, ख्वाजा जमालुद्दीन जैसे विद्वानों ने राज्य में आश्रय प्राप्त किया। अपने समय का श्रेष्ठ कवि खुसरो भी जलालुद्दीन की कृपा का पात्र था। डॉक्टर A.B. पांडे ने जलालुद्दीन के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित किए हैं। उसके अनुसार जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर L. श्रीवास्तव ने भी फिरोज शाह के बारे में लिखा है कि जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। निसंदेह जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया था। वह एक योग्य सेनापति रहा और सुल्तान बनने से पहले उसने मंगोल के विरुद्ध युद्ध करने में भी सफलता प्राप्त की थी, परंतु सुल्तान बनने के पश्चात उसने युद्ध और आक्रमण की नीति को त्याग दिया। इसके अतिरिक्त उसने भय और आतंक के स्थान पर उदारता और सहृदयता की नीति को अपनाया
तथा अपने शत्रुओं के हृदय परिवर्तन पर बल दिया, परंतु यह सभी उसकी नीति के कारण नहीं था। जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि इसका एक कारण सुल्तान की वृद्धावस्था भी था। निसंदेह जलालुद्दीन कायर नहीं था, परंतु उसकी दयालुता और शांति की नीति अतिशय मात्रा में होने के कारण दुर्बलता की बन गई, जो किसी भी प्रकार से राज्य के हित में नहीं थी। तो इस तरीके से आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।